हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम अपनी विजन आईएएस की करंट अफेयर जो कि पीटी 365 की सीरीज चला रहे थे 2021 की, उसमें आज लॉन्च हुआ है, मतलब कल रात में लॉन्च हुआ था इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक। तो आइए शुरू करते हैं इस पार्ट 1 से और आपको बताते हैं कि इसके अंदर क्या है। बट शुरू करने से पहले चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। चलिए शुरुआत करेंगे पहले टॉपिक से। टॉपिक कहता है इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में। समझते हैं कि न्यूज़ में क्यों रहा। देखिए आजकल तो आप देख ही रहे हैं कि इंडिया और चाइना के रिश्ते कुछ सही नहीं है और इनके बीच की टेंशन्स जो है वो सामने तब आई जब यहाँ दोनों ही तरफ की जो है मिलिट्री सामने आ गई। इंडिया चाइना की दोनों की ही आ गई नॉर्थ सिक्किम में और लद्दाख के रीजन में, क्योंकि आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC का रीजन है वहाँ पे। ठीक है, आमने सामने आ गई। अब थोड़ा सा समझते हैं कि इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट क्या है। देखो भाई, जो बॉर्डर पड़ता है ना इंडिया और चाइना के बीच में, ये सही से डिमार्केट नहीं है ना, थ्रू आउट, एंड देर इज नो म्यूचुअली अग्रीड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब यहाँ पे कोई म्यूचुअली एग्रीड LAC भी नहीं है और जो बॉर्डर है इंडिया और चाइना का वो भी प्रॉपर नहीं है कि देखो भैया यहाँ से हमारा हिस्सा है, यहाँ से तुम्हारा हिस्सा होगा, ये भी नहीं है ना। ना ही दोनों कंट्री ने कहीं पे कोई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कोई म्यूचुअली अग्रीड नहीं है कि हाँ ठीक है हम वहाँ पे मानते हैं कि ये हिस्सा है, इसके बाद तुम आओगे, इसके इसके पहले हम आएंगे। समझ रहे हैं? अभी जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये ये डिमार्केशन है, मतलब ये एक लाइन है, सिर्फ डिमार्केट करती है कि भैया ये यहाँ पे इंडिया का कंट्रोल है, ये टेरिटरी इंडिया की है और ये चाइनीज की है ना। मतलब एक ये ऐसे लाइन समझ लो कि हाँ इसके पहले का हिस्सा हमारा होगा, इसका तुम्हारा होगा। समझ रहे हो? अब इंडिया मानता है कि जो LAC है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, ये 3488 किलोमीटर लंबी है, वाइल चाइना मानता है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो 2000 किलोमीटर है। अब ये समझिए उनके हिसाब से तो क्या है कि भैया सब कुछ हमारा ही है और सारा कुछ हमारे ही हिस्से में आ जाए। समझ रहे हैं बात को इसको? अब LAC जो है, इसने डिवाइड करा है, मतलब ये डिवाइडेड है 3 सेक्टर्स में। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है ये डिवाइडेड है 3 सेक्टर्स में। एक है इसका वेस्टर्न सेक्टर, एक है इसका मिडिल सेक्टर और एक है इसका ईस्टर्न सेक्टर। अब समझते हैं चीज़ों को। जो बाउंड्री डिस्प्यूट है, जो दिक्कत है इंडिया और चाइना के बीच में, वो आती है वेस्टर्न सेक्टर में, मतलब लद्दाख वाले रीजन में। ठीक है, लद्दाख वाले रीजन की बात करें, ये क्या है, पर्टेन्स टू द जॉनसन लाइन, जिसे प्रपोज किया गया था ब्रिटिश के द्वारा 1860s में, और ये यहाँ पे एक्सटेंड होती है अप टू कुनलुन माउंटेन्स एंड पुट अक्साई चिन इन देन प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अभी क्या सीन क्या था कि ये जो मैं बाउंड्री बता रही हूँ ना, जो डिस्प्यूट चल रहा है वेस्टर्न सेक्टर में लद्दाख के, प्रपोज करी गई थी ब्रिटिश के द्वारा 1860s में, है ना। और ये जो है हुआ क्या था कि ये एक्सटेंड कर रही थी अप टू कुल्लुन माउंटेन। कौन से माउंटेन? KUNLUN, कुल्लुन माउंटेन्स तक। और इसने अक्साई जो चिन्ह था, AKSAI, ये आपने देखा होगा, अक्साई चिन्ह जो था उस एरिया को, ये वाला एरिया, ये देखिए ये वाला एरिया है, इस एरिया को जो है वो उस समय की प्रिंसली स्टेट्स थी जम्मू एंड कश्मीर, उसमें डाल दिया था। और इंडिया ने उस जॉनसन लाइन का ही यूज करा और कहा कि अक्साई चीन हमारा है। समझे? जॉनसन लाइन का यूज करा और कहा कि भाई अक्साई चीन हमारा है। चाइना चाइना हालांकि उस समय देखिए तो उसने इस बात को रिकॉग्नाइज कर नहीं करा था और इंस्टेड इसने मैकडोनल्ड लाइन को यहाँ पे एक्सेप्ट किया था चाइनीज ने, जिसने अक्साई चीन को उनके कंट्रोल के अंदर डाला था। ठीक है, मतलब यहाँ समझ गए, हम लोगों ने जॉनसन वाली, उन लोगों ने मैकडोनल्ड लाइन को माना। मैकडोनल्ड लाइन में क्या था कि अक्साई चीन उनके हिस्से में आ रहा था। तो ये एक डिस्प्यूट है और ये एक कारण है। समझ गए? तो पहला वेस्टर्न सेक्टर की बात हमने करी, लद्दाख वाले की। अब दूसरा आता है मिडिल सेक्टर। तो हर तरह से डिस्प्यूट चल रहा है। मिडिल सेक्टर में क्या है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का हिस्सा आता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो डिस्प्यूट है ये बहुत छोटा सा डिस्प्यूट है। यहाँ पे जो LAC है ये लीस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है एक्सेप्ट फॉर द प्रिसाइज अलाइनमेंट टू बी फॉलोड इन द बाराहोटी प्लेन्स। ठीक है, कुछ यहाँ पे कुछ कुछ अलाइनमेंट करना है, थोड़ा बहुत करना है, जो बाराहोटी प्लेन्स में करना है। और इंडिया और चाइना ने अपने अपने मैप को एक्सचेंज भी कर लिया है, जिसपे ये अग्री होते हैं। ठीक है, चलो मिडिल वाले सेक्टर में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। अब जो तीसरी बात आती है, जो डिस्प्यूटेड बाउंड्री है ईस्टर्न सेक्टर की, मैंने बताया 3 सेक्टर में डिवाइडेड है। अब जो ईस्टर्न सेक्टर वाला मामला है, मतलब जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम वाला प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी दिक्कत है। इंडिया और चाइना में क्या दिक्कत है, ये मैकमोहन लाइन को लेके दिक्कत है।
ठीक है। अब क्या दिक्कत है इस लाइन को लेके, जो अरुणाचल प्रदेश में लाइन है मैकमोहन लाइन, इसमें लेके दिक्कत है कि डिसाइड कब करी गई थी मालूम है ये लाइन? ये मैकमोहन लाइन डिसाइड करी गई थी 1914 में, है ना? एक मीटिंग हुई थी, रिप्रेजेंटेटिव्स थे उसमें चाइना के, इंडिया के और तिब्बत के, और ये जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी शिमला के अंदर, है ना? तो ये मैकमोहन लाइन डिसाइड हुई थी, इसी को लेके अभी यहाँ पे दिक्कत चल रही है, ठीक है, डिस्प्यूट चल रहा है। दो जो चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव उस समय मीटिंग में आए थे, इन्होंने ही अग्रीमेंट की शुरुआत की थी, लेकिन इन्होंने बाद में इसी को ही एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, और तवांग ट्रैक्ट ने जो क्लेम करता है चाइना, वो ले लिया गया, टेक वॉज टेकन ओवर बाय इंडिया इन 1951, ठीक है? जो ये तवांग ट्रैक्ट है जिसे चाइना क्लेम करता है, ये इंडिया ने 1951 में ले लिया था। तो ये तो भाई उस समय गलत था कि इन्होंने ही शुरुआत करी थी और इन्होंने ही इसको मानने से, मतलब एक बात आपको बताऊं, जो चाइना है ना पूरा का पूरा, ये चाइना अपने आप का कुछ नहीं बना हुआ, सब कुछ इधर उधर से हड़प हड़प के ही बना है ये, तो इसका यही हाल है। खैर ये सब आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे ये मामला है, ये अक्सई चिन का रीजन है, ये देपसांग का रीजन है, ये है गलवान वैली, यहाँ अक्सर आप सुनते रहते होंगे दिक्कतों के बारे में। ये हॉट स्प्रिंग इधर आ जाता है, चाइना का हिस्सा, ये हमारा इंडिया से मिल रहा है। उसके बाद ये आपका पैंगोंग सो आ जाती है, उसके बाद ये शुमार आ जाती है, ठीक है? तो ये सब कुछ है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहाँ पर आप देख सकते होंगे, ये देखने को आपको मिल रही है ये, ठीक है? ये देखिए यहाँ पूरा 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 हिस्सा हमने यहाँ पे बना रखा है। उसके बाद जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है वो ये है, ये है, ये है, क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक कहता है इंडिया चाइना वाटर रिलेशंस के बारे में। जानते हैं क्यों रहा न्यूज़ में? देखिए न्यूज़ में रहने की वजह ये है कि कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं जो बताती हैं कि जो चाइना है ना, ये चाइना यारलंग ज़ैंगबो एक रिवर है, ये एक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की, इस ट्रिब्यूटरी के ऊपर एक रन ऑफ द रिवर डैम बनाना का प्लान बना रहा है, और इसी से डिबेट छिड़ जाती है इंडिया चाइना के वाटर रिलेशन को लेके। समझे? तो अब समझते हैं कि क्या है न्यूज़ के बारे में और बात। देखिए जो मैंने आपको ये बताया ना, यारलंग ज़ैंगबो, ठीक है, ये जो है ये ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की, जिसे वहां पर सियांग कहते हैं चाइना के अंदर, है ना? तो यार्लिंग ज़ांगबो रिवर जो है ये कहाँ से निकलती है मालूम है? ये निकलती है, देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे, लनपो गैंगरी, ये एक नॉर्थ वेस्ट में ग्लेशियर पड़ता है तिब्बतन प्लेटू के अंदर, तो यहाँ से निकलती है। और आप कहेंगे मैम ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट क्या है? देखिए ये एक तरह का हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन होता है, मतलब पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं ना, तो उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन बोलते हैं। एक तरीके का ये होता है जहाँ पे नेचुरल फ्लो और एलिवेशन ड्रॉप जो कि रिवर का है, इसको यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में। फिर समझो इसका मतलब क्या है कि बहुत ऊपर से मान लो पानी गिर रहा है, ठीक है, और तो नेचुरली फ्लो हुआ ना, ये भाड़ भाड़ ऊपर से जो गिर रहा है, इसी का ही फायदा उठाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं, नेचुरली यहाँ बनता है, इसे बोलते हैं रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। समझ गए? इसमें कोई ऐसा नहीं है, नेचुरल फ्लो का ही यूज कर रहे हैं, ऊपर से गिर रहा है पानी, इसी का ही यूज कर रहे हैं। अब बात आती है कि करंट स्टेटस क्या है इंडिया चाइना की वाटर रिलेशनशिप को लेके। देखिए ट्रांस बॉर्डर रिवर्स जो कि चाइना से इंडिया में गिरती हैं, ये दो मेन ग्रुप में डिवाइडेड है। पहली है आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, और दूसरा है आपका इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है? दोनों ही काफी फेमस है हमारे लिए, तो हमारे देश के अंदर तो तीन ही है, गंगोत्री वाला ले लीजिए। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम जो है, इसकी बात करें तो ये ईस्ट साइड की बात हो गई, है ना? ईस्ट साइड है, इसमें आपका रिवर सियांग आती है जो मेन स्ट्रीम है रिवर ब्रह्मपुत्रा की। उसके बाद कुछ ट्रिब्यूटरीज आती हैं जैसे कि सुबानसिरी, लोहित, ठीक है, तो ये आती हैं। और इंडस रिवर सिस्टम की अगर हम बात कर लें तो ये वेस्टर्न साइड में, इसके अंदर रिवर इंडस आ जाएगी और रिवर सतलज आ जाएगी। समझे? तो ये दोनों ही यहाँ हमारा रिश्ता ऐसे बैठता है चाइनीज के साथ में। अब वाटर कोऑपरेशन कैसे होगा इंडिया और चाइना के बीच में? इसके लिए कोई भी इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म नहीं है, कुछ ये डील नहीं करता कि भाई किस तरीके से आपस में हमें यहाँ पे करना है ना? यहाँ पे अगर आप यहाँ पे कुछ देख लें तो कुछ इस तरीके से ईस्टर्न साइड वाला हिस्सा हो जाएगा हमारा, ये देखिए ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम आ जाएगा, और ये इधर आ जाएगा इंडस वाला सिस्टम। समझ गए? ये सतलज आ जाती है। अब यहाँ पे बात आती है रिवर सिस्टम जो कि तिब्बतन प्लेटू के अंदर है, ठीक है, रिवर सिस्टम जो कि हमारे तिब्बतन प्लेटू के अंदर है। तो जो पहला आता है वो तिब्बतन प्लेटू, देखिए इसे हम लोग थर्ड पोल कहते हैं, अगर आपको पता होगा तिब्बतन प्लेटू क्या कहा जाता है, थर्ड पोल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, बहुत सारे फ्रेश वाटर हैं यहाँ पे। और अगर हम कहें तो कुछ की फीचर्स हैं इस सिस्टम के, पहला ये है कि यहाँ पे 7
मतलब 7 एशिया की सबसे बड़ी बड़ी रिवर्स जो हैं वो उन 7 रिवर्स का सोर्स है तिब्बतन प्लेटू। कौन कौन सी रिवर्स है मालूम है? एक है इंदस, दूसरी है गंगा, तीसरी है ब्रह्मपुत्रा, चौथी है इर्रावती, पांचवी है सल्वीन, छठी है यांगसी और आखिरी में आती है मेकोंग। तो ये 7 सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्स का सोर्स यहीं से निकलता है। दूसरी बात, ये सारी रिवर जो है वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, उसके साथ म्यांमार, लाओस, वियतनाम सब में बह के जाती हैं और इससे ये लार्जेस्ट रिवर रन ऑफ बनता है फ्रॉम एनी सिंगल लोकेशन। आप ये समझो एक जगह से इतना कुछ बड़ा हो रहा है यहाँ पे। ये एस्टिमेट किया गया है कि 718 बिलियन क्यूबिक मीटर जो कि सरफेस वाटर का है, ये बह के जाता है तिब्बतन प्लेटू से और चाइनीज एडमिनिस्ट्रेटेड रीजन जो कि जिंगजियान का है ना, जिंगजियान रीजन से बह के जाता है, इनर मंगोलिया से होके आता है टू नेबरिंग कंट्रीज, मतलब आसपास के जैसे इंडिया, पाकिस्तान, ये वो है ना, ये सारी कंट्रीज में बह बह के जाता है। समझे? तो इसलिए रिवर सिस्टम तिब्बतन प्लेटू का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की। टॉपिक कहता है न्यू सिक्योरिटी लॉ इन हांगकांग। क्या है नया सिक्योरिटी लॉ, क्यों रहा न्यूज में, समझते हैं। रिसेंटली हुआ क्या कि चाइना के जो नेशनल पीपल कांग्रेस है इसने हांगकांग नेशनल सिक्योरिटी लॉ को अप्रूव कर दिया। तो क्या है ये समझते हैं। वन कंट्री टू सिस्टम्स, OCTS क्या है? वन कंट्री टू सिस्टम पॉलिसी, ये स्टार्टिंग में जो है वो प्रपोज करी गई थी ताकि चाइना को और ताइवान को दोनों को एक करा जा सके, है ना। लेकिन इसको ताइवान ने उस समय कर दिया रिजेक्ट, इसने कर दिया रिजेक्ट कि भैया हटो, हमको नहीं एक्सेप्ट करनी है ये वन कंट्री टू सिस्टम पॉलिसी। अब आइडिया को फिर से यहाँ सामने लाया गया जब चाइनीज ने यहाँ पे ब्रिटेन और पोर्टुगल से अपनी बातें शुरू करी, जो यहाँ पे हांगकांग और मकाऊ को रन कर रहे थे एज देयर कॉलोनीज। फिर समझो यहाँ पे ब्रिटेन कर रहा था रन यहाँ पे हांगकांग को, और जो पोर्टुगल था वो रन कर रहा था मकाऊ को। ठीक है, ये वाले हिस्से को, ये देखिए ये मकाऊ है, ये हांगकांग है। तो ये हांगकांग को रन कर रहा था ब्रिटेन और मकाऊ को रन कर रहा था पोर्टुगल। तो चाइना ने क्या करा, चाइना ने इन दोनों से ही बात करी इस बारे में लेके। ठीक है, क्योंकि देखिए हांगकांग जो थी वो ब्रिटेन की कॉलोनी थी और मकाऊ जो थी वो पोर्तुगल की कॉलोनी थी। तो चाइना ने सीधा ब्रिटेन और पोर्तुगल से ही बात कर ली। अब इस वन कंट्री टू सिस्टम के मॉडल के अंदर क्या था कि चाइनीज ने बात कही कि हांगकांग और मकाऊ इनकी जो है वो इनकी ठीक है, ये अपनी अपनी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम रख सकते हैं फ्रॉम दैट ऑफ मेन लैंड चाइना बीइंग पार्ट ऑफ चाइना। अब एक काम इन्होंने कहा कि चलो भाई, चाइनीज ने क्या कहा, दिमाग लगाया चाइना ने और कहा कि ठीक है, आप अपना इकोनॉमिक सिस्टम, अपना पॉलिटिकल सिस्टम, आप दोनों लोग अपना अपना रख लीजिए। बस हाँ, ये कहने को होगा कि आप चाइना के अंदर आते हो, बस इतना समझ लो, हमारे पार्ट हो, आप इतना कर लो। सेम इसी तरीके से हांगकांग जो है वो फिर से चाइनीज कंट्रोल में चला गया 1997 में। ठीक है भैया, हम अपना अपना कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और मकाओ की सोवेनिटी वो ट्रांसफर हो गई थी यहाँ पे 1999 में। लो भाई, दिमाग लगाया, हो गया काम। अब दोनों ही रीजन जो है वो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बन गए चाइना के, है ना, क्योंकि इसमें इन्होंने कहा है ना कि आपको कुछ हम स्पेशल पावर देंगे, ठीक है, आप अपना अपना करिए। और इनकी खुद की करेंसी चल रही थी, इनका खुद का इकोनॉमिक और लीगल सिस्टम चल रहा था। बट वही यहाँ हमारे जम्मू एंड कश्मीर वाला हाल है, यहाँ पे डिफेंस और फॉरेन अफेयर जो है वो सारा का सारा चाइनीज डिसाइड कर रहे थे, समझे। उसके साथ जो हांगकांगर्स थे, इनके पास ये भी आज़ादी थी कि असेंबली और स्पीच की या कुछ डेमोक्रेटिक राइट्स भी इनके पास थे, जो कि आप जानते हैं कि मेन लैंड चाइना में नहीं दिए जाते हैं। अब ये जो आज़ादी दी गई थी ये एक बेसिक लॉ से प्रोटेक्टेड थी, एक लॉ के माध्यम से प्रोटेक्टेड थी, जो कि यहाँ पे एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आप कह सकते हो इनका था, जो गाइड करता था रिलेशनशिप जो कि हांगकांग और चाइना के बीच की थी, है ना। कि मतलब ये जो जितनी भी आज़ादी वगैरह है ये एक बेसिक लॉ के थ्रू इनको मिली हुई है। ठीक है, अब बात ये थी कि बेसिक लॉ जो था वो वैलिड था 50 सालों के लिए। ठीक है, मतलब इस हिसाब से 50 साल देख ले तो 2047 तक के लिए लॉ वैलिड था हांगकांग के लिए, और 2049 अगर तक हैं तो 2049 ईयर तक के लिए, मतलब ये सालों तक के लिए नहीं, सॉरी अगर मैंने गलत बोल दिया तो, मतलब ईयर 2047 तक के लिए जो है वो वैलिड था ये हांगकांग के लिए, और वही जगह 2049 तक के लिए वैलिड था ये मकाऊ के लिए। ठीक है, बट ये काफी अनक्लियर था कि इसके बाद क्या होगा, मतलब 2047 और 2049 के बाद क्या होगा। ठीक है भैया, चलो भाई, अब बेसिक लॉ कैन बी अमेंडेड विद
2/3 मेजॉरिटी इन हांगकांग्स लेजिस्लेचर। तो बेसिक लॉ को जो ये था ना, इसे अमेंड किया जा सकता है 2/3 मेजॉरिटी से, कहाँ पे, हांगकांग की लेजिस्लेचर में। तो ये कुछ हमने यहाँ पे बात करी इस टॉपिक के बारे में, जो कहता है न्यू सिक्योरिटी लॉ इन हांगकांग। ठीक है, बात करें नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। टॉपिक कहता है तिबेतियन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट के बारे में। आइए समझते हैं क्या है ये, क्यों रहा न्यूज में। सबसे पहले तो यही जान लेते हैं। देखिए, वजह ये कि रिसेंटली यूएस की सीनेट ने पास किया एक तिबेतियन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट, टीपीएसए को पास किया, 2020 का था, जो आउटलाइन कर रहा था यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिसी तिब्बत को लेके क्या है। अब समझते हैं कि आखिरकार ये तिबेतियन पॉलिसी सपोर्ट एक्ट ये क्या है। देखिए, ये जो तिबेतियन ह्यूमन राइट्स है ना, इन्वायरमेंटल राइट्स हैं, रिलीजियस फ्रीडम्स हैं, या डेमोक्रेटिक तिबेतियन गवर्नमेंट जो है, उनके जितने भी ये सब चीज़ें हैं, इनको एड्रेस करता है। और इसकी फॉर्मली अगर मैं बात करूं तो ये रिकॉग्नाइज करता है सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन को। ये कहता है कि यही एक लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव है तिब्बतियन पीपल के लिए। मतलब ये जो हमारा तिब्बतियन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट है, ये कहता है कि जो सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन है, यही एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तिब्बतियन पीपल के लिए। और इसी से यहाँ पे रास्ता बनता है यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार के लिए कि ये यहाँ पे इकोनॉमिक और वीज़ा सैंक्शन लगा सकती हैं चाइनीज़ ऑफिशियल के अगेंस्ट, अगर कोई चाइनीज़ ऑफिशियल यहाँ पे इंटरफेयर करता है विद द सक्सेशन ऑफ द दलाई लामा। तो ये बात है, आप जानते हैं चाइना और यूएस की तो ऐसी बिल्कुल ठनी जो है लड़ाई है। अब ये जो टीपीएसए है, ये साथ में एक नई प्रोविजन भी लेकर आता है। उस नई प्रोविजन का एम ये है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, साथ में वाटर रिसोर्सेज को जो कि तिब्बतन प्लेटू के अंदर आते हैं, उन सबको भी प्रोटेक्ट करना। उसके साथ ये कहता है कि ज़्यादा इंटरनेशनल कोऑपरेशन होना चाहिए, प्रॉपर इंटरनेशनल कोऑपरेशन होना चाहिए, जो मॉनिटर करे इन्वायरमेंट जो कि तिब्बतन प्लेटू का है। ठीक है, तो ये सारा कुछ है कि मतलब सब लोग एक साथ आइए और देखिए कि भाई तिब्बतन प्लेटू का एनवायरनमेंट जो है वो मॉनिटर करा जाए। अब बात आती है जियो स्ट्रैटेजिक एंड जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, आखिरकार तिब्बत की क्या है, समझते हैं। आपको मैंने जैसे बताया तिब्बत बहुत इंपॉर्टेंट है। तिब्बत वर्ल्ड का हाईएस्ट और लार्जेस्ट प्लेटू है, जिसका एरिया 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और एवरेज एलिवेशन इसकी जानते हैं क्या है, ये 4000 मीटर्स है अबव सी लेवल। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। उसके साथ जो पूरा ही सदर्न रिम है, इसमें हिमालयाज हैं, वर्ल्ड के हाईएस्ट माउंटेन चेन है ना। इसलिए आप जानते हैं कि कितना बफर हो गया ये। मतलब अगर हम बात करें कि तिब्बतन के आसपास, तो ये बफर जोन का काम कर रहा है ना, किसी भी पावर को जो कि तिब्बतन के अगल बगल यहाँ पे जा रही है, दोनों के लिए दो में एक तरीके से बहुत बड़ा डिवीजन हो गया। अब इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंस अगर हम बात करें तिब्बत की, तो कैसे है वो, इस फैक्ट से कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है एशियन मॉनसून में। किसमें, एशियन मॉनसून में। और ये लार्जेस्ट कंसंट्रेशन, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्लेशियर हैं, जो कि 2 पोल्स के बाद है। मतलब थर्ड पोल क्यों कह रहे हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल को छोड़ के, नॉर्थ साउथ पोल को छोड़ के यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। और आप जानते हैं कि ये यहाँ पे 10 मेजर रिवर सिस्टम को फीड करती है, जिसमें मिलियंस मिलियंस लोग जो है पानी पीते हैं इसके चक्कर में। अब देखिए, तिब्बत जो है वो हमेशा से ही एक ऐसी जगह रहा है जहाँ पे काफ़ी इसकी जियो स्ट्रैटेजिक काफ़ी इंपॉर्टेंस है ना, रीजनल तौर पे भी और सुपर पावर्स की नज़रों में भी। 20th सेंचुरी की शुरुआत की बात है, जब ब्रिटिश इंडिया ने अपनी फॉरवर्ड पॉलिसी को अडॉप्ट किया था तिब्बत को लेके, कि हम अब क्या करेंगे, अपनी मार्केट को तिब्बत तक फैलाएंगे, और तिब्बत को एक बफर के तौर पे हम यहाँ पे स्टैब्लिश करेंगे, जो कि रशिया का खतरा था ना जो इंडिया को, उससे बचाएगा। अब आज की बात करें तो एक पॉपुलर परसेप्शन है, लोगों भाई अवधारणा है, उसके हिसाब से चाइनीज मानते हैं कि तिब्बत जो है वो यहाँ पे एज अ पाम है, और लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश ये उसकी 5 फिंगर है। मतलब समझो, इनका चाइनीज का मानना ये है कि जो हथेली होती है ना, हथेली है तिब्बत। और उसके साथ अगर हम बात करें कि लद्दाख की और नेपाल की और सिक्किम की, भूटान की, अरुणाचल प्रदेश की, तो ये उसकी 5 उंगलियां हैं। अब देखिए, जो 14th दलाई लामा
जो इंडिया में आए थे, है ना, बच-बचा के इंडिया में रहने आए थे, एवर सिंस द तिब्बत वाज़ ऑक्यूपाइड बाय चाइनीज़ पीपल लिबरेशन आर्मी। जब भई चाइनीज़ पीपल लिबरेशन आर्मी ने तिब्बत पे कब्ज़ा कर लिया था, तो भाग के आ गए थे ना दलाई लामा हमारे यहाँ। 1950s 51 की बात है। तो यही इनकी बात करें तो ही हैज़ बीन लीडिंग द मूवमेंट फॉर जेन्युइन ऑटोनॉमी फॉर तिब्बत एंड तिब्बतियंस। और यही दलाई लामा जो है वो लीड कर रहे हैं मूवमेंट। भई आपने सुना ही होगा बहुत टाइम से कि भई यहाँ पे तिब्बत को आज़ादी मिलनी चाहिए, तिब्बतियत को आज़ादी मिलनी चाहिए, चाइनीज़ ने फालतू में कब्ज़ा कर लिया। तो ये हमने कुछ बात करी, अपनी पूरी कंप्लीट करा और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक और हमारा ये पार्ट होता है कंप्लीट। आइए, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया बिना बिल्कुल मत जाइएगा। बाकी आप इस वीडियोज़ को फेसबुक पे भी देख सकते हो, सिर्फ़ आईएएस का पेज सिर्फ़ आपको लाइक करना है। ये सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएँगे। उसके साथ आप अगर मेरी मेंबरशिप को जॉइन करना चाहते हो तो जॉइन करके पर्क्स एन्जॉय कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। टेक केयर।